आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर। ये क्लासेस की टाइमिंग आपको सामने दिख रही हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम पेट, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर डिफरेंट सब्जेक्ट पर क्लासेस आती हैं। रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस, हिंदी, मैथ्स और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी की क्लासेस भी अपने समय पर चल रही हैं, मैथ्स और होम साइंस की। तो ज़रूर से ज़रूर देखें और शेयर करें। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स टॉपिक की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग उनके करेंगे बिकॉज जीके में आपका सब कुछ आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम लोग टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आएगा मज़ा। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है, बताइए। वही एक मान लेते हैं हमारे पास एक खेत है, अब उसके अंदर मैंने एक साइड जो है आपका एक चीज़ उगाई, एक साइड आपका अलग चीज़ उगाई ना। तो इस या दो उस एक से तीन भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर कोई फसल का सिस्टम है उगाने का, तो उसे क्या बोला जाता है? क्या उसे मिश्रित बोला जाता है, क्या जटिल बोला जाता है, क्या अंतर बोला जाता है कि साधारण बोला जाता है? सोच समझकर उत्तर दीजिए। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? मिश्रित, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन मिश्रित होगा। मिश्रित फसल उत्पादन दो या दो से अधिक फसलों को संयुक्त रूप से उगाने की क्रिया है। हमारे देश में फसल प्रणाली, फसल चक्र, सघन खेती आदि प्रणालियां अपनाई जाती हैं। तो जहाँ भी ये सब अपनाया जाता है जिन खेतों में, वो बात काफ़ी प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। जीएसटी पर पूर्ण अर्थ क्या है? अब देखिए प्रश्न सरल है, आम भाषा में आप बहुत देखते हैं कि जीएसटी का कलेक्शन इतना बढ़ गया, इतने लाख करोड़ हो गया, इतने लाख करोड़ हो गया। तो अब आप उसका फुल फॉर्म बताइए, उसका पूर्ण अर्थ बताइए। तो क्या है चारों ऑप्शन? ग्रोथ एंड सर्विस इंडेक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो सारे ऑप्शन काफ़ी कठिन बनाए गए हैं, कोई फर्जी का नहीं बनाया गया ऑप्शन। तो आप बताइए जीएसटी ये है, इसका फुल फॉर्म बताइए। इन चारों में से कौन सा आपको लगता है? उत्तर सरल है। कब आया था, अब इसके बारे में सब डिटेल भी मैं पूछने वाला हूँ कि कब आया था, ठीक है। तो क्या है ये आपका 3, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स मतलब सामग्री और सर्विस मतलब जो आप मेहनत करता है, कोई कार्य करता है, कोई सर्विस देता है, उसका टैक्स। तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है। वस्तु कोई दे रहा है या कोई सेवा कर रहा है उसकी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य वर्धित कर लगाने का प्रस्ताव है, जो संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। ये भी पूछा जा सकता है। भारत में जिस जीएसटी लागू करने वाले पहला राज्य असम है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस, जो सन 1950 में लागू हो गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका पहला देश कौन है जीएसटी लागू करने वाला, ठीक है। चलिए प्रश्न एकदम अच्छे हैं, टॉप क्वालिटी हैं, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न करते हैं। चलिए ध्यान से एकदम मन लगाकर बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है क्या? बैंकिंग, ब्याज दर, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिक। यहाँ ऊ की मात्रा है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। ऊ बताइए। बैंकिंग, ब्याज क्षेत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राइमरी क्षेत्र क्या है? प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? बताइए, क्या उत्तर लगा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या लगा रहे हैं आप? अगर लगा रहे हैं कौन सा, सी या थर्ड ऑप्शन, तो बहुत सही, कृषि ही है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा फार्मिंग ही आता है, कृषि ही आता है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को की प्राथमिक क्षेत्र क्या है? 3 क्षेत्र होते हैं, आपको मालूम होगा। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र का नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। प्राथमिक में कौन सा आता है आपका? प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है, जहाँ कृषि और खनन हो गया। द्वितीयक में क्या आता है? जिस क्षेत्र में उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग आदि। और तृतीय में आपका जिस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुओं का प्रदान किया जाता हो, जैसे यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सूचना आदि, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज आपका इसमें आ गया, और आयरन का माइन इसमें आ गया, और में
और आपका कृषि फार्मिंग आपके प्राथमिक में आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छा था। ये बेसिक प्रश्न है, अगर आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स रेगुलरली तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए कॉपी में नोट करिएगा। चलिए, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बात बताइए, ये वाला प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ एक ऑप्शन मैं और जोड़ दे रहा हूँ, 6th। ठीक है, 6th जो भी जोड़ दे रहा हूँ, 5वां ऑप्शन। ठीक, बताइए, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बताएं। तो तीसरी, 10वीं, 5वीं, 7वीं या 6वीं, बताइए। 6th ऑप्शन भी मैंने जोड़ा है अभी, यहाँ ध्यान से रखिए। 7वीं मतलब 6वीं भी, 6th भी ऑप्शन जोड़ दिया है। तो उत्तर क्या लगेगा? उत्तर जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखेगा, क्योंकि बुक्स जो हैं आपके पास, जो बुक्स होंगी जीके की, स्टैटिक जीके की, वो पुरानी हो गई हैं। अब भारत कौन सी 6th आपकी बन चुका है और 5वीं बढ़ने की ओर है। 5वां कौन सा है? यूके। और 6th कौन सी है? अपनी भारत। ठीक है, तो 6वीं से 5वीं पहुँच जाएगा जल्दी ही, अभी तो 6th है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्री डैश में 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अमर्त्य सेन, रघुराम राजन, अभिजीत विनायक बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी बताइए। थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि जीडीपी के आधार पर भारत 2018 की बात है, 2018 का प्रश्न अगर आएगा, मतलब था तो 7वीं सबसे बड़ी थी। ठीक है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? हाँ अच्छा, ये बता दीजिए जरा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ भाई लोग, कमेंट बॉक्स देखा जा रहा है आपका, बताइए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आ रहा है। क्या लगा रहे हैं? बताइए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। नॉमिनल जीडीपी का अर्थ क्या होता है ये भी देख लीजिए कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जाती है जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है। तो एक साल में जो वस्तुएं बनती हैं या बेची जाती हैं उनके बारे में जो वैल्यू होती है उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। वर्तमान भारत में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर फ्रांस एवं ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया है। हाँ, तो 5वें स्थान पर अभी आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने कौन से प्रश्न पे आएंगे? अब अपने इस वाले प्रश्न में थे। हाँ, अब इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए ज़रा। अर्थशास्त्री डैश में 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, बताइए कौन थे इनमें से? उत्तर क्या होगा? आपको आना चाहिए ये, दैट इज अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन थे। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, औषधि और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, और लेखन के लिए कौन सा दिया जाता है? बुकर प्राइज। ठीक है, एक लेखन के लिए भी एक और प्राइज होता है, बुक जो लिखते हैं साहित्य के साथ साथ बुकर प्राइज भी बहुत माननीय होता है। अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों का संदर्भित कर ली है, बताइए। ये प्रश्न का थोड़ा सा वैसा है, बताइए इसका उत्तर सही से बताइए। पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित कर ली है। मानवीय, भौतिक, क्रियाशील, स्थायी, बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा आपका? तीसरा, क्रियाशील। क्या मतलब है इसका? कार्यशील। ठीक है, कार्यशील पूंजी की गणना मौजूदा परिसंपत्तियों से मौजूदा देनदारी का घटाकर ही की जाती है। परिभाषा क्या होता है? वर्तमान संपत्ति को वित्त पोषित करने के लिए फर्म द्वारा आवश्यक पूंजी के रूप में कार्यशील पूंजी को समझा जा सकता है। तो कार्यशील होगा, क्रियाशील भी कह सकते हैं, कार्यशील ज़्यादा आसान होगा शब्द। इससे ऊपर वाले प्रश्न के थोड़े बारे में जान लेते हैं। जो हमारे पास ये आया था प्रश्न जिसमें अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसको थोड़ा देखते हैं। तो 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया था। भारतीयों को नोबेल पुरस्कार में कौन कौन है? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए, सीवी रमन को भौतिकी में 1930 मिला था रमन इफेक्ट बताने के लिए, डॉक्टर हरबिंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में 1970 में मिला था, मदर टेरेसा को 1980 के आसपास, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में 1980, बीएस नायपॉल को साहित्य 2001, वेंकट रमन को 2000 रसायन में 2009,
कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए पीस प्राइज़ मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, और अभिजीत बनर्जी अभी फिर से अर्थशास्त्र में उनको मिला 2019 में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अब फार्मिंग की बात हो रही थी तो यहाँ ये प्रश्न आएगा कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बताइए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम, वैसाखी। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा आपका कौन सा? सी या थर्ड ऑप्शन, ओणम। तो केरल में फसल की कटाई पर ओणम उत्सव मनाया जाता है, जो केरल में 10 दिन तक मनाया जाता है। लोहड़ी हर साल 18 फरवरी को मनाया जाता है, जो सिख समुदाय के लोग पूरे उत्तर भारत में मनाते हैं। वैसाखी को अप्रैल महीने में पंजाब की फसल काटने पर मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है वाला उत्सव है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 8वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? क्रेडिट कार्ड लेन देन, एटीएम लेन देन, पेटीएम लेन देन, नगद लेन देन। बताइए, ऑनलाइन जिसमें कहीं ना कहीं आपका कंप्यूटर का उपयोग हो वही ऑनलाइन कहलाएगा। तो इसका उत्तर तो एकदम सरल है, मुझे लगता है, ठीक है। क्या उत्तर लगा रहे हैं? नगद। नगद में कोई भी आपका ऑनलाइन नहीं है। अब एटीएम में क्या होता है कि एटीएम में आपके बैंक से कनेक्टेड रहता है एटीएम वाला, तभी तो वो पैसा निकालता है, तो वहाँ अब भाई कैश ही आप निकाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कंप्यूटर का एप्लीकेशन रहता है, इसलिए उसको भी लिया गया है। एटीएम को फुल फॉर्म ज़रा बता दीजिए, जरा मज़ा आ जाए। एटीएम का फुल फॉर्म ज़रा बताओ भैया लोग, बताइए। एनी टाइम मनी भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? ऑटो टेलर मशीन। चलिए, मुझे उम्मीद थी कि आप कमेंट बॉक्स में ही लगा रहे हैं। पेटीएम आप जानते हैं एक ऐप है, क्रेडिट कार्ड एक कार्ड का प्रकार होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको पता था। अब आ जाते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न कह रहा है कि डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, गरीबी विरोधी कार्यक्रम। बताएं क्या उत्तर होगा? डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करता है, बताइए क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? थर्ड, डेट इज ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। इसके बारे में क्या डिटेल है कि ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चालित है, ठीक। इससे पहले वाले, अब इसके अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न हमारा जो होगा, भारत सरकार के निम्नलिखित में कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? वित्त समावेशन विभाग, लेखी संबंधी मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, डाक विभाग। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा आपका डाक विभाग, ठीक है। तो भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक का संचालन करता है? तो डाक विभाग। भुगतान बैंक का संचालन भारत का डाक विभाग करता है। भारतीय डाक भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक का शुरुआत सितंबर 2018 में किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 11वां। भारत में पल्स पोलियो का प्रतिरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक कार्यक्रम था। तो ये कब चालू हुआ था? यह चालू हुआ था 1995 में चालू हुआ था, ठीक है। तो भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। इसके तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके OPV के 2 टीके लगाए गए। OPV है, ठीक है, ध्यान रखिए, ओरल पोलियो वैक्सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे भारत सरकार ने 2009 में शुरू किया। यह लाभार्थी को 100 दिन के काम को गारंटी देता है। इसे काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है। तो बताइए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह प्रश्न होगा आपका कौन सा सही नहीं है। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसी को मनरेगा बोलते हैं। अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो आप पूरा बता सकें, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे क्या है, इसे भारत सरकार ने 2009 में चालू किया है, तो यही गलत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा
MNREGA बोलते हैं, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसमें 7 सितंबर 2005 में विधान द्वारा अधिनियम किया गया। यह एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध तथा 220 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देता है। 2 अक्टूबर 2009 में पुनः नामकरण से इसको नरेगा कर दिया गया था, मनरेगा से नरेगा कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न पर आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में किया नहीं होता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में किया नहीं होता है? शून्यकाल, जीरो आवर, रेपो रेट दर, इंटरेस्ट रो और लेटरल। ठीक है, बताइए तो इसमें से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो, नॉलेज एटलीस्ट पार्लियामेंट में, तो वहाँ एक शून्यकाल होता है। तो इस शून्यकाल बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता। शून्यकाल या जीरो आवर शब्द का प्रयोग संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय ही जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सदन में 12 बजे से प्रारंभ और 1 बजे समाप्त होता है। ठीक है, ऐसे SBI में तो जीरो होता है लंच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, बैंक खाता या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? बैंक खाता या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाला जमा राशि को क्या कहा जाता है? तो क्या चालू जमा, नाम मात्र जमा, आवर्ती जमा, सावधि जमा? बताइए तो बिना किसी निर्दिष्ट के परिपक्वता तिथि के क्या बोला जाता है उसको? आपका चालू जमा, करेंट सेविंग अकाउंट बोला, करेंट अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, बैंक खाते या वित्तीय संस्थानों में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि बाकी जमा राशि को चालू जमा कहता है। चालू जमा को करेंट अकाउंट भी कहा जाता है, जिसमें अकाउंट कंपनी या कारोबारियों के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, ये तो हमने प्रश्न कर लिया है। ठीक है, ये हमने प्रश्न अभी किया था। ठीक, अब आते हैं इस पे। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये भी कर लिया है प्राथमिक क्षेत्र। ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीली क्रांति डैश से संबंधित है? नीली क्रांति डैश से संबंधित है? नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और कृषि उत्पादन। और ध्यान रखिएगा कि अभी मैं पूछूंगा कि नीली तो है ही है, लेकिन ये फिर मत्स्य के लिए कौन सा कलर होगा, आपका नील उत्पादन के लिए कौन सा होगा, जूट उत्पादन के लिए कौन सा होगा? ठीक है, अभी सब पूछूंगा। तो ये बताइए पहली बात तो कि आपका नीली क्रांति किसके लिए है, किसको बोला जाता है, किसके से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बोलते हैं, कृषि के लिए बोला जाता है। ठीक है, और वाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क के लिए बोला जाता है। बताइए 19वां प्रश्न। भारतीय आरबीआई का फुल फॉर्म पहले बताइए, बताएं आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में। देखिए प्रश्न हम लोग कर ज़्यादा ही रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम बीच बीच में जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका भी मुझे उत्तर मांगता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडोनेशिया? नहीं, इंडिया। चलिए अब ये बताइए कि भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दिया? उर्जित पटेल, पी चिदम्बरम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या बात, बताइए इसका प्रश्न का उत्तर। तो उत्तर क्या होगा आपका? उर्जित पटेल। ठीक है, क्या नाम होगा इनका? उर्जित पटेल। अभी भी आपको नोटों पर इनके कभी कभी साइन दिख जाते हैं पुरानी नोट पर। ठीक है, तो उत्तर क्या है आपका? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर, दिसंबर 2018 में इस्तीफा सौंप दिया। वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दास नाम है उनका, और आगे वाला आप बता दीजिएगा। जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को पद पर भार ग्रहण किया, आरबीआई गवर्नर अब तक हैं। ठीक है, 25 लोगों को बैठाया गया। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको याद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में मुझे वो मिलेगा। ठीक है, और फाइनल कमेंट बॉक्स जो बाद में क्लास देखते हैं, लाइव नहीं जो देख रहे हैं वो बाद में अगर देख रहे हैं, तो वो जो फाइनल कमेंट बॉक्स होता है उसमें नाम ज़रूर बताएं कि आरबीआई के अभी के गवर्नर कौन है। ठीक, चलिए सर फिर से दे दीजिए ज़रा कि अर्थव्यवस्था डैश ने 1998 ना करते हुए, अभी मैंने बताया था, मुझे बताइए कि 2019 में अभी रिसेंटली किसे मिला है? 2019 में किसे मिला है बताइए, जल्दी बताइए। अभी हमने डिस्कस किया था, मुझे उत्तर अब चाहिए
कि 2019 में अर्थव्यवस्था के लिए किसे आपका अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कमेंट बॉक्स देखा जा रहा है आपका। बहुत बढ़िया उत्तर बताइए। अर्थव्यवस्था क्या प्रश्न है, फिर से पूछ रहा हूँ। अर्थव्यवस्था के लिए 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दे दूं क्या? कैलाश सत्यार्थी, BS नॉयपॉल, अभिजीत बनर्जी, मदर टेरेसा। तो बताइए किसे मिला है, बताइए बताइए। अगर हाँ, बहुत बढ़िया, अभिजीत बनर्जी उत्तर है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास पसंद आई होगी। अब हम इसी तरह के अलग अलग टॉपिक पे लाएंगे, क्योंकि पेट हो या आगे के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आते रहते हैं उनमें देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ये आपसे नहीं, वो आपसे नहीं जानते कि आप स्पेशलाइज्ड रहिए, कि आपको इकोनॉमिक्स में सब कुछ आता हो, या आपको हिंदी में सब कुछ आता हो, अंग्रेजी में सब कुछ आता हो। आपको सब में सब कुछ आता नहीं हो, ये बात नहीं है। सब में सब कुछ में थोड़ा थोड़ा आता हो, बस आप जर्नलिस्ट बनिए। जीके यही होता है, जनरल नॉलेज, कोई डीप नहीं है ये। कोई किसी इकोनॉमिक्स वाले से पूछोगे, कोई इकोनॉमिक्स भी पढ़ता होगा, उसको भी इतना नहीं है। मतलब ये क्या है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं ये। अब लेकिन आपको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा जाना है। हिंदी भी जानिए, रीजनिंग भी जानिए, मैथ्स भी जानिए, करंट अफेयर्स भी जानिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानिए। और हमारी क्लास भी छोटी है, एकदम आपको प्रिसाइज कंटेंट आता है, कोई हंसी मजाक की बातें नहीं हो रही, एकदम पढ़ाई की बात है। तो इसलिए क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।